काफ़ी क्यूज़ हैं हमारे लिए। सुबह खुलते ही आज हमें सबसे पहले भारती एयरटेल के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यू होगा। भारती एयरटेल और आईटीसी, इसको चेंज कर दीजिए, भारती एयरटेल और आईटीसी के नंबर्स पर आज हमें खुलते ही रिएक्ट करना है। और एसबीआई के नंबर्स पर भी असली रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एसबीआई के नंबर्स मार्केट आवर्स में आ गए थे, लेकिन उस पर ब्रोकरेज के जो व्यूज़ हैं और जो सब सारे नंबर्स हैं, उसके बाद मार्केट थोड़ा पचाकर उस पर रिएक्ट करेगा। तो दो नंबर खुलते ही आईटीसी और भारती, जिनके नंबर्स पर आज रिएक्शन देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आपको एसबीआई के रियल नतीजों का एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन। लेकिन आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और ये आज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है ये उस बजट के बाद आ रही है जिससे माना जा रहा है कि गवर्नर के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि कि रेट काटने के लिए। तो अपने ट्रेड्स को आज 3 हिस्सों में बांटें बेसिकली। पहला हिस्सा होगा आज सुबह 10 बजे तक का, चाहे तो आप सुबह 10 बजे तक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ये इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा हिस्सा होगा आज 10 से 11 बजे की जो आरबीआई की पॉलिसी होगी, जहां मुझे लग रहा है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी। ये हिस्सा नॉर्मली होता है आशीष फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वालों के लिए, जो तैयार रहते हैं कि जैसे ही मूव आए एकदम से 200-300 पॉइंट गिराया चढ़ा खट से उसमें दूसरी तरफ का ट्रेड लेके पैसा बना ले। 7-8 मिनट की वो ट्रेड होती है, वो सबके लिए नहीं होती। सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसी में होता है। तो ये आई थिंक ट्रेडर समझते हैं इस चीज़ को। और तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है दोपहर 12 बजे के बाद, जब आप सब कुछ पचा चुके होते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके बाद आप एक मेजर्ड ट्रेड लेते हैं, चाहे एनबीएफसीज में हो, बैंक्स में हो, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी में हो। वो ट्रेड जब पिक्चर क्लियर हो जाती है आप उसके बाद लेते हैं। वो जो तीसरा हिस्सा होता है वो सबसे बेटर आपको रिस्क रिवॉर्ड देता है। तो उस हिसाब से अपने आप को आज बेसिकली एडजस्ट करें। बहुत बढ़िया, ठीक बात। देखते हैं अब पॉलिसी में क्या निकल के आएगा, एनीबॉडीज गेस। पर क्या डाइजेस्टेड है, बाजार क्या क्या देखना चाहेगा, उसकी अपन चर्चा करते रहेंगे। अच्छा, अभी कंफ्यूजन 22,786 जो मूव्स आए थे, बाकी 1000 पॉइंट टू पॉइंट का उछाल, उसके बाद 2 दिनों से उन स्तरों से 200 पॉइंट मामला ठंडा पड़ा। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है बाजार का बड़ा ट्रेंड है कैसा। देखिए, एक चीज़ है कि बाजार के बड़े ट्रेंड में हमको एक चीज़ जो देखनी होगी वो है एफआई का बिहेवियर। फिर से एक दिन उन्होंने बाइंग की, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर सेलिंग का बटन एक्टिव किया। और कल फिर कैश में और एफएनओ में दोनों में बड़ी बिकवाली आई है एफआईएस की तरफ से। ये मार्केट के लिए रिस्क हमेशा रहेगा इस मूव में, कि जो काउंटर ट्रेंड मूव आया था ना, उसमें क्यों हमको सपोर्ट मिला था। एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर दी थी, कैश में अपनी सेलिंग थोड़ी कम कर दी थी, और एक दिन तो बाइंग कर दी थी। अब अगर वापस कैश और एफएनओ में इसी तरीके की बाइंग होगी तो एक ये रिस्क हमेशा रहेगा। अच्छा, बड़ा ट्रेंड मार्केट का हमने हमेशा बात की थी कि अभी भी नेगेटिव ही है, अभी भी पॉजिटिव नहीं है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल होने के चांसेस थे, लेकिन अभी भी बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है हमारा। बड़ा ट्रेंड को पॉजिटिव होने के लिए या न्यूट्रल होने के लिए भी 24,000 के ऊपर बंद होना जरूरी है। 24,000 जब तक स्क्रीन पर ना आए तब तक बड़ा ट्रेंड फिर भी नेगेटिव ही रहेगा। आपको याद होगा पिछली बार तो हम 24,800 तक गए थे और उसके बाद भी बड़ा ट्रेंड नहीं बदला था। हमने 22,800 पर एक व्यू लिया था कि एक काउंटर ट्रेंड रैली होगी यहाँ से, और कुछ नहीं तो अपने शॉर्ट्स को कवर करी, एक बार के लिए 1000 पॉइंट की रैली होगी, ये एक व्यू था। लेकिन इस रैली में हमने इसमें एक और चीज़ कही थी आशीष, कि इस रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से निकलें और कोई फ्रेश बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एक्सपोज मत करिए, खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप, छोटी क्वालिटी के, जो पुअर क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप हैं, उनमें से निकलने की भी बात इस रैली में कही गई थी। और वो आपने आई थिंक देखा है कि थोड़ा जिस तरीके से कुछ स्टॉक्स में मूव्स आने शुरू हैं। इन्वेस्टर्स के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप में बहुत अच्छे मौके हैं। अभी भी यहाँ से लेके अगले 3-4 महीने में लार्ज कैप में आप एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। बजट का असर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में आपको दिखना शुरू होगा। वो जो स्टिमुलस आया, 1 लाख करोड़ का स्टिमुलस जो आया टैक्स कट के थ्रू, ट्रेडर को ऑब्वियसली तैयार रहना होगा दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए। अगर मार्केट ये इंडिकेट करे कि ये काउंटर ट्रेंड रैली खत्म हो रही है, तो ना सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग बल्कि शॉर्टिंग, उसके लिए भी ट्रेडर को तैयार रहना चाहिए। तो लेकिन ये स्क्रीन जब बताएगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। नहीं, और अजय शर्मा के उस इंटरव्यू के बाद समझ में आ गया एफआईएस क्यों उठे हुए हैं और क्यों समीर अरोड़ा जैसे दिग्गज 12.5% कैपिटल गेन्स को बार बार सुनाते रहे गलत है, हटाना चाहिए। तो एफआईएस बेचारे लॉजिकली सही हैं अगर यहाँ से पलायन कर रहे हैं तो।
अच्छा, ये तो हो गई मार्केट्स की ब्रॉडर पोजिशनिंग की बात। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो 1 घंटे 51 मिनट बाद होने वाला है, क्या उम्मीद करें? क्रेडिट पॉलिसी में क्या एक्सपेक्टेड? बिल्कुल, देखिए नए गवर्नर साहब की पहली पॉलिसी है और आरबीआई का जो डिसीजन होता है वो सिर्फ गवर्नर का नहीं होता, पूरी एमपीसी का होता है। लेकिन जो पिछले गवर्नर हैं वो सीआरआर कट का एक तोहफा आपको देकर गए थे और नए गवर्नर जो हैं वो मुझे लग रहा है कि शायद एक आपको रेट कट का एक तोहफा देंगे, वहाँ से शुरुआत होगी। आरबीआई एक लिक्विडिटी का डोज पहले ही दे चुका है पिछले मंडे को और बहुत लोगों का मानना है कि जो रैली की शुरुआत हुई थी एक्चुअली वो उस लिक्विडिटी के स्टेप से हुई थी, उसके बाद बजट और उसके बाद आज पॉसिबल एक रेट कट। ये माना जाए अब यहाँ से आशीष कि आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। आरबीआई के पास दिक्कत सिर्फ एक दो हैं। एक तो जिस तरीके से डॉलर रुपये घुमा है और बजट के बाद जो लोगों के हाथ में पैसा आएगा वो खर्च होगा तो थोड़ा इन्फ्लेशन भी वापस ऊपर आएगा, तो वो एक खतरा हमेशा रहेगा। कुछ देर में इसमें डिटेल में बात करेंगे इस पर, लेकिन रेट कट और जो बजट में स्टिमुलस आया है ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है 6 महीने के हिसाब से। नियर टर्म में मार्केट कई बार इधर उधर कुछ भी कर सकता है, तो अगले कुछ क्वार्टर्स में इसका एक कंबाइंड इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अपने पोर्टफोलियो को आपको उस हिसाब से रीअलाइन करना है। कंजम्पशन और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, और रेट सेंसिटिव में भी कंजम्पशन को जोड़ लें, जैसे ऑटोज। और नो वंडर ऑटोज के सेल्स नंबर्स सब ऑलरेडी अच्छे आने दिखने शुरू हो गए हैं, थोड़ा सेंटीमेंट इम्पैक्ट ऑलरेडी विजिबल है स्क्रीन पर। यहाँ पर फोकस करें और हर गिरावट में कंजम्पशन और रेट सेंसिटिव्स को ऐड करें। बड़े बैंक्स, मजबूत एनबीएफसीज, ऑटो फाइनेंस एनबीएफसीज, हमने चोला और श्रीराम पे व्यू दिया था पिछले 10 दिन पहले, वहाँ से देखिए क्या जबर मूव आया इनमें फोकस करें। ये मेरे ख्याल से बेस्ट बेट्स हो सकती हैं यहाँ से। बिल्कुल ठीक। चलिए अब देखते हैं पॉलिसी किस तरह का अनाउंसमेंट लेकर आती है, क्या कहते हैं वो एमपीसी गवर्नर साहब, क्या बताते हैं, और लिक्विडिटी पर भी क्या कुछ एडिशनल स्टेप्स लाने की तैयारी हो रही है, ये सब पता चलेगा अपने को। अब आइए आज के संकेतों पे। 2 चीजें, ग्लोब से और अपने खुद के वो ट्रेड सेटअप, इन दोनों को समझ लिया जाए। पहले ग्लोब की बारी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ फिर से शुरुआत होगी, 20-30 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। सुबह से फीका सही लेकिन इन ग्रीन खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। वैसे ऐसे ही मिला जुला सा मूड एशिया में है और ऐसे ही मिला जुला सा हैंडओवर यूएस का है। तो 2 दिन तो तीनों बेंचमार्क्स यूएस में उछले थे। कल डाउ पस था, नैस्डैक हल्के हरे में था, मामला ऐसे ही था, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी ऐसे ही एकदम फ्लैट हैं। तो फिर ऐसे में हॉर्मास की ज़्यादा ज़रूरत, ये सब मिला जुला सा दिख रहा है, तो टिल्ट है किस तरफ ये जानने की ज़रूरत। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड है भाई? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और जिस तरह से हमारा मूड भी है वेट एंड वॉच मोड में है, बड़े इवेंट से पहले वहाँ यूएस का हैंडओवर भी कुछ वैसा ही है, वेट एंड वॉच मोड में है। बड़ा डेटा पॉइंट आज शाम को निकल कर आना है और उससे पहले डाउ जोन्स ने कल अंडर परफॉर्मेंस दी है। नैस्डैक और S&P 500 बावजूद इसके कि सेमीकंडक्टर शेयरों में कल गिरावट देखने मिली, वो क्वालकॉम हो, AMD हो या आर्म हो, फिर भी नैस्डैक जो है और S&P 500 दोनों हरे निशान में बंद हुए। ये एक अच्छी बात है एक बड़े डेटा पॉइंट से पहले। मगर जो बड़ा रिजल्ट कल रात को आना था वो अमेजॉन का था, और जैसे मेटा के कमेंट्री थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कमेंट्री थी, सेम टू सेम कमेंट्री उसी तरह से प्ले आउट हुई है और बाजार का रिएक्शन भी उसी तरह से प्ले आउट हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि भाई अब हम 2025 में $100 बिलियन का निवेश करेंगे और उसमें से ज़्यादातर जो है वो AI रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने में और उसे अपग्रेड करने में किया जाएगा। बाजार को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि मेटा ने भी अपनी केपेक्स गाइडेंस बढ़ाई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने भी बढ़ाई थी और उनके भी शेयर बाजार में इसके बाद गिरे थे। और अमेजॉन की एक एडेड हेडविंड ये भी है कि उन्होंने जो गाइडेंस दी है पहले क्वार्टर के लिए वो 5 से 9% की ग्रोथ दर्शाती है, जो कि उनकी पब्लिक कंपनी बनने के बाद की सबसे कमज़ोर ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने दी है। वो पब्लिक कंपनी बनी थी 1997 में, यानी कि 30 सालों में उनकी सबसे कमज़ोर ग्रोथ का अनुमान अमेजॉन ने दिया है। हनीवेल के नतीजे कमज़ोर थे, गाइडेंस कमज़ोर थी, मगर एक चीज़ अच्छी कही है उनके CEO ने कि भारतीय जो उनका कारोबार है हनीवेल ऑटोमेशन, वहाँ पर ग्रोथ जारी है। ये उनके अर्निंग्स कॉल में उन्होंने कहा। आज का जो बड़ा डेटा पॉइंट है वो है पेरोल्स का। नॉन फार्म पेरोल्स के जो अनुमान है वो थोड़े से ब्रॉड है, 1,69,000 से 1,75,000 के बीच के अनुमान है, और दिसंबर के महीने से तो कम ही होंगे। 2,56,000 का आंकड़ा आया था दिसंबर में और उसके बाद से वॉल स्ट्रीट पर सेल ऑफ शुरू हुआ था, जो कि अब डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद थोड़ा सा थमा था। और
एनुअल बेंचमार्क रिवीजन भी फोकस में होगा, जो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक जितनी नौकरियां जोड़ी गई थी उसका सेकेंड रिवीजन आना है और उस पर भी बाजार की नज़र होगी। डैलस फेड की प्रेसिडेंट लॉरी लोगन ने कहा कि भाई इंटरेस्ट रेट्स तो अभी भी न्यूट्रल है और काटने की ज़रूरत है नहीं, और अगर महंगाई आगे चलकर 2% तक चली भी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेड को ब्याज दरों में कटौती करने का अनुमान की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये उनका बयान था, बट फिलहाल हैंडओवर जो है वो मिला जुला है और एक बड़े डेटा पॉइंट की आज शाम को हमें नजर रखनी है। कैसे रखेंगे? तबीयत खराब दिख रही है आपकी। मैं तो नहीं रखूंगा, जिसे नजर रखनी है वो रखे। आज यूएस की मंथली जॉब्स रिपोर्ट शाम को आ रही होगी, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मंडे को अपन रिएक्ट कर रहे होंगे उस पर। इसी यही बात है, मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे तो हरमास वीकेंड पे छुट्टी ले लेंगे। हाँ, मंडे और ऊपर से एक और मेरी चीज़- थोड़ी सी लंबी होगी। अच्छा, छुट्टी पे जा रहे हैं? अगले हफ्ते छुट्टी पे, अगले हफ्ते नहीं, पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन लंबी छुट्टी पे है भाई साहब। 20 तारीख। बम्बई में ही है क्या? नहीं, बढ़िया है। अच्छा, ये हो गया